11वें महीने से शुरू। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का और बात करते हैं सेबी की। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवी पुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़ी कई ऑफशोर संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी है। बुच ने एक बयान में कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही पब्लिक डोमेन में यानी कि सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी का जो उसका हर ज़रूरी दस्तावेज है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहले ही सौंपे जा चुके हैं। सेबी प्रमुख और उनके पति ने यह भी कहा कि उन्हें आगे भी किसी तरह के वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में कोई झिझक ना होगी और उन दस्तावेजों की जांच भी की जा सकती है जब वो सेबी से जुड़े नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया है अपनी रिपोर्ट में। माधवी बुच की सेबी के तौर पर अगर देखा जाए तो वो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में उनकी नियुक्ति हुई और उन्हें 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं वकील जय अनंत देहादराई ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया। जय अनंत देहादराई ने कहा कि रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं कि सेबी अध्यक्ष ने कोई रिश्वत ली। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में गलत कमाई और अपारदर्शी संपत्ति का आभास पैदा करने के लिए नियमित निवेश साधनों को सनसनीखेज बनाया गया। जय अनंत ने कहा कि रिपोर्ट अपने पहले दावों को दोहराती है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही भारत और विदेशों में एक हताश गुट सक्रिय है जिसका लक्ष्य भारतीय बाजारों को अस्थिर करना और प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खातिर हमारी जांच एजेंसियां इस खतरे के प्रति सचेत रहें। और अब सुप्रीम कोर्ट के हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर दिए गए फैसले पर आई डालते हैं एक नजर। तो क्रोनोलॉजी समझते हैं। 9 जनवरी अडानी ग्रुप का मार्केट कैप अगर हम देखें तो 19.41 लाख करोड़। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी की। साथ ही 27 जनवरी को अडानी इंटरप्राइजेस का $2.45 बिलियन का एफपीओ खुला। 28 जनवरी को एफपीओ प्लान्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये बैकग्राउंडर है जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। और 29 जनवरी को आखिर क्या हुआ, आरोपों को खारिज करते हुए अडानी ग्रुप ने 413 पेजों का अपना जवाब दाखिल किया। भारत का सबसे बड़ा एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया, यानी कोई असर नहीं हुआ इस रिपोर्ट का। और ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 11.73 लाख करोड़ पर पहुंचा। 1 फरवरी को नैतिक आधार पर अडानी ग्रुप ने फुल सब्सक्रिप्शन के बावजूद जो एफपीओ था उसे वापस लिया। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे से मुतल्लिक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया, कमेटी बनाई। 27 मार्च को 3 अडानी सब्सिडरीज पर डीआरआई की याचिकाएं जो थी वो खारिज की गई। 29 अप्रैल को सेबी ने जांच पूरी करने के लिए वक्त मांगा था इस पूरे मामले को लेकर और याचिकाकर्ताओं ने सेबी को जांच के लिए ज़्यादा वक्त देने का विरोध किया। 14 अगस्त सेबी ने जांच के लिए और वक्त मांगा ताकि मामले के हर पहलू को वो सबसे रूबरू करवा सके। और 31 अगस्त को ओसीसीआरपी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ जो आरोप लगाए गए तो अडानी ग्रुप ने ओसीसीआरपी के आरोपों को खारिज किया। 2 सितंबर को जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला, उसके साथ ही 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना, अपने फैसले को रिजर्व रख लिया। 5 दिसंबर अमेरिकी सरकार ने कहा कि हिंडनबर्ग के जो तमाम आरोप हैं वो अप्रासंगिक हैं, यानी रेलेवेंट ही नहीं है। अडानी प्रमोटर्स ने अडानी ग्रीन में 9,350 करोड़ रुपए के निवेश का प्लान किया। 26 दिसंबर को अडानी प्रमोटर्स ने अडानी ग्रीन में ये तमाम फैसले लिए और 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यानी इसी साल अपना फैसला सुनाया। हिंडनबर्ग मामले में जो क्रोनोलॉजी है उस लिहाज से हमने आपके सामने ये तमाम तथ्य रखे हैं। और अब हिंडनबर्ग ने जिस तरह से ट्वीट कर कल तहलका मचाने की कोशिश की कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है और अब सेबी प्रमुख पर कहीं ना कहीं उन्होंने संशय डालने की कोशिश की है, उनको ये दिखाया कि भाई वो लिप्त हैं, संलिप्त हैं धोखाधड़ी में
और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। याचिकाकर्ता ने कोई ठोस वजह प्रस्तुत नहीं की। 3 जनों की बेंच ने फैसला सुनाया था, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया था। तो सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़े 22 मामलों में 20 की जांच पूरी की है। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी हम आपको समझाने की कोशिश करें, और बेहद विशिष्ट मेहमान भी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भारतीय निवेशकों को नुकसान होने की स्थिति में सेबी को जांच का आदेश दिया गया। और भारतीय निवेशकों को नुकसान होने की स्थिति में जिस तरह से सेबी को जांच का आदेश दिया गया था, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से खारिज किया था। और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हिंडनबर्ग मामले में अहम फैसला सुनाया था। बिना ठोस सबूतों के मीडिया में थर्ड पार्टी की रिपोर्ट या फिर किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और सेबी को नियंत्रित करने के मामले में कोर्ट के पास सीमित ताकत है। यह बातें कही गई थी। और हिंडनबर्ग या इस तरह की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर अलग जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। हिंडनबर्ग या इस तरह की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर अलग जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। यानी कि ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो हमने आपसे साझा की जो अब तक हुई हैं। इसी मामले पर बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभमोय भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभमोय जी। हिंडनबर्ग ने कल ही तहलका मचाने की कोशिश की, जिस तरह से ट्वीट कर कहा कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। और जिस तरह से जो रिपोर्ट है शुभमोय, आपको क्या लगता है कितनी तथ्यात्मक है ये? हालांकि लगातार उस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसमें से बहुत से लूप होल्स हैं और वो कुछ भी सत्यापित नहीं करती। खासतौर पर जिस तरह से सेबी निदेशक पर कई आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद बताए जा रहे हैं। आंचल जी, सबसे पहली बात यह है कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, जिसके ऊपर आपने लंबा सा काफ़ी अच्छा एक ग्राफिक पेश किए, वो अदानी के ऊपर था। अदानी के ऊपर हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग एज अ शॉर्ट सेलर कुछ भी रिपोर्ट्स लाए नहीं लाए वो अलग बात है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक्सपर्ट कमेटी ने जजमेंट दिया है, सेबी रिपोर्ट दिया है। हिंडनबर्ग अभी जो कर रहे हैं वो है कि हिट द मैसेंजर ऑल्सो, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके एबिलिटी पर वो शिकंजे लगा, वो आरोप लगा रहे हैं। ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कह रहे हैं कि भारत के जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये एक बहुत बड़ा और मैं मानता हूं बहुत ही बेबुनियाद कमेंट है, बिकॉज और 2 वजह से। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस तरह का भारत के सेबी के ऊपर आप इस तरह का कमेंट लगा रहे हैं तो मतलब ये कि आप आपके जो टारगेट थे उनके साथ आपके जो फाइट था उस पर आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। अभी इसलिए आप कह रहे हैं कि हमारा जो जजमेंट दे रहे हैं उस जजमेंट के ऊपर ही हम, जजमेंट देने वालों के ऊपर ही हम आरोप लगाएंगे। इट जस्ट टेक्स अवे, इट जस्ट शोज कि आपके बेसिकली डेस्परेशन। तो ये डेस्परेशन का एक क्लियर पिक्चर है। इसके बाद वो ये भी कह सकते हैं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप तो इस तरह से आप तो सारी चीजों पे चल सकते हैं, तो फिर तो ये फाइट नहीं रहते। ये तो आप एक तरह से आपने एक जिहाद उठा लिया कि हम लड़ाई करेंगे। आपके पास एक मार्केट एंटिटी के साथ आप एक डिस्कशन के ऊपर आप आलोचना कर रहे हैं, एंड वो जहां पर जाता है वो जाएगा। लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर इस तरह का कमेंट लगाना, एंड भारत के रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इनके ऊपर, इनके एबिलिटी के ऊपर इस तरह का कमेंट आप लगा के इफ यू थिंक कि आप निकल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये एकदम ही बेतुकी सी चीज़ है। इसको बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए और इसका कोई औचित्य ही नहीं है। मैंने कल वो रिपोर्ट काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। उसमें 2 चीज़ तो बहुत ही साफ है कि आप कह रहे हैं कि 2015 में या उसके पहले माधवीपुरी बुच ने किसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए थे। इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है, उनके अपने पास पैसे से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे। साथ में उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट्स की जो रूपरेखा है उन्होंने भी वो क्लियर कर दिया था कि वो इन्वेस्टमेंट्स मैंने किया था, और इन्वेस्टमेंट्स उसके बाद उनके जो सारे डिटेल्स हैं जब वो गवर्नमेंट में एज मेंबर से भी आई तो उन्होंने सब चीज को खुलासा कर दिया था। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप उसी पब्लिक डेटा को लेकर आप उस पर क्या चीज को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपके पास और कोई, ये सबसे बड़ा, मैं इससे ज्यादा जा रहा हूं कि एविडेंस नहीं है, इससे ज्यादा मैं ये कह रहा हूं
कि आप अपने आप को इतना ज्यादा हैसियत सोच रहे हैं कि आप इंडिया, द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, फोर्थ, उसके ऊपर आप उसके मार्केट रेगुलेटर के ऊपर उनके एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। इनफैक्ट फ्रैंकली इंडिया से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंडियन कि बहुत बारी इंडिया ने जिस तरह के, जैसे डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में स्विट्जरलैंड, यूएसए, बहुत सारे कंट्रीज में उनके कंपनीज के ऊपर हमने लेटर्स रेगुलेटरी वगैरह भेजे हैं, वहां के रेगुलेटर्स ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं उनके रेगुलेटर्स भी कॉम्प्रोमाइज है। सो इकोनॉमिक एनालिसिस जब होता है इन चीजों को अच्छी तरह से समझना होता है कि फिर लेकिन हमने वो कमेंट नहीं किए थे, हमने वो एलिगेशंस नहीं लगाए थे, लेकिन हमारे टैक्स अथॉरिटीज कह सकते हैं कि आप डिलिबरेटली आपने हाइड किए हैं। हम लोग जब ब्लैक मनी को चेस कर रहे थे, तो ब्लैक मनी को चेस करने वाले जो डेटा था हमने प्रोवाइड किए थे, आपने कहा था नहीं सीक्रेसी का वजह ये है, इसलिए हम नहीं करेंगे, तो फिर हम उनके ऊपर भी हम कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, एज अ मैटर ऑफ करेक्ट एथिक्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, हमने वो चीज नहीं किया जी। तो ये भी बात वही बन जाती है। जी हाँ, शुभमो, एक चीज़ और समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि जिस मनी ट्रेल को लेकर लगातार इस पूरी रिपोर्ट को जो आप बता रहे हैं, हमने उसके कुछ अंश हमने भी पढ़े, लेकिन पब्लिक डोमेन में है जिस तरह से वो तमाम दस्तावेज और जो वो मनी ट्रांसफ़र हुआ है, जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है वो क्वेश्चनेबल कैसे हो सकती है, और ख़ास तौर पे तमाम वो दस्तावेज भी वो साझा करने की बात कर रहे हैं जब वो सेबी का पार्ट नहीं थे। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं विरोधाभास की तरफ जाती हुई नजर आती है। अच्छा जी, कहीं ना कहीं नहीं, इट्स वेरी सिंपल एंड सेबी चीफ माधवी पुरी ने आज जो स्टेटमेंट दिया है, मैं उसको सराहना करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि बस वहीं तक ही रह देना चाहिए, बिकॉज अगर वो पॉइंट बाय पॉइंट रिबेटल की तरफ जाएंगे तो हिंडनबर्ग उसके बाद उसी पॉइंट बाय पॉइंट रिबेटल पे अपना पॉइंट देंगे, तो ये चलता रहेगा। इसलिए जस्ट कैटेगरिकली डिसमिसिंग है कि ये पब्लिक डोमेन में है, आपको देखना है देख लीजिए, इज आई थिंक फेयर एंड इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अच्छी तरह पता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में नहीं करना है। वो किसी भी कंपनी, किसी भी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स को देखकर करें, एंड दैट्स फेयर। आई थिंक इसके ऊपर अगर ज्यादा डिस्कशन, ज्यादा इसके ऊपर अगर सेबी अगर इसके ऊपर ज्यादा क्या बोले, गेटिंग इनटू द माइन्यूट डिटेलिंग में अगर जाएंगे तो उससे हमारे मार्केट्स को इससे ज्यादा फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि दिस इज समथिंग जो हमें रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बिना बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। उन्होंने बोल दिया कि दिस इज इट। आपको जजमेंट, जैसे कोर्ट जब जजमेंट देते हैं तो कोर्ट जजमेंट का एक पर्टिकुलर एविडेंस के बेसिस पे कोर्ट एक जजमेंट देकर वहीं पे रुक जाते हैं जी। कोर्ट उसके बाद उसको फर्दर कंप्लेन जो किए हैं उसके साथ वो डिबेट नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट ए डिबेटिंग फोरम। एक रेगुलेटरी बॉडी की एक औकात होती है, एक हैसियत है जिसके बेसिस पे उन्होंने जजमेंट दे दिया है। सो दैट्स इट एंड दैट हैज टू बी एक्सेप्ट। अच्छा, उसके आगे जाना इज नॉट जस्ट वर्थ इट, एंड करना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए जिस तरह से विसल ब्लोअर्स दस्तावेजों की बात उस रिपोर्ट में कही गई है, उसी का हवाला दिया गया है, जिसमें ये कथित तौर पर कहा गया कि भाई घोटाला हुआ है। और अब जो सेबी प्रमुख है उनका ये मानना है कि भाई कहीं ना कहीं ये चरित्र हनन है। मतलब आप यू हैव बीन लेवलिंग डाउन द आर्ग्यूमेंट सो लो कि लगता नहीं कि इसका जवाब इस तरह से दिया जाना चाहिए। तो क्या ये एक फेक नरेटिव गढ़ने का कहीं ना कहीं आशय है शुभमोहिता की? क्योंकि इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त सबसे प्रिय और लोकप्रिय डेस्टिनेशन के तौर पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लोगों का जो एक तरफ से रुख है वो इक्विटी की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, बात आपने सही किया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में मैसिव अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आ रहे हैं। सेबी और आरबीआई, मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, बहुत एफर्ट करके, बहुत सालों के एफर्ट करके मार्केट इंटीग्रिटी का भरोसा अच्छी तरह से दे पाए हैं, तभी जाके लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है भारत में जी, कि भारत में जो सेविंग्स सिर्फ बैंक में जाता था, वो सेविंग्स को लोग हटा के अब कह रहे हैं कि हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट जो सेबी के सक्सेसिव रेगुलेटर्स, सेबी के सक्सेसिव चीफ्स ने इसका वो कृतित्व उनको जाता है। अभी अगर जैसे मैंने कहा कि सेबी इफ इट गेट्स इनटू डिस्कशंस फर्दर,
और अगर माधुरी पुरबुच अगर इस डिस्कशन में फर्दर जाएंगी तो फ्रैंकली स्पीकिंग उनको हट जाना पड़ेगा सेबी के चीफ से एंड टू कैरी ऑन ए प्राइवेट बैटल विद से हिंडनबर्ग, वो अलग जगह है। बट द पॉइंट इज उनकी शिफ्ट वगैरह हो जाने से ही हिंडनबर्ग वगैरह जैसे कोई भी एंटिटी कहेंगे कि भाई हमने जय हासिल कर लिया है, हमने ये पूरा सिस्टम बनाया, वी हैव मेड अ पॉइंट। सो आई थिंक सेबी ने जहां तक कहा है, जहां तक सेबी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, दैट इज गुड इनफ एंड दैट्स इट। उससे आगे जाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है एंड दैट इज गुड एंड फाइन। सुप्रीम कोर्ट सिमिलरली आप बिकॉज मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इसीलिए बाकी सारे रेगुलेटर्स का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट का, अगर इफ एन एंटिटी वुड से कि नहीं मैं इनके ऊपर पर्सनल कमेंट करूंगा, तो वो पर्सनल कमेंट रेगुलेटर कैन नॉट टेक एंड रेगुलेटर शुड नॉट इवन गिव एनी क्रेडेंस टू दोस रिपोर्ट्स। बिल्कुल, लेकिन उसको भाव देने की जरूरत ही नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट, because this is all public domain data and that public domain data that anybody has a right to have an opinion, किसी अपना opinion लेकर वो चले। उसमें से regulator should not get into this sort of a thing because इससे फायदा नहीं होता है, उल्टा जो बेसिक बनाया गया एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रेगुलेटर का रहता है, कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्केट चलता है कॉन्फिडेंस, बिल्कुल। और ये कॉन्फिडेंस कोई एक दो चीजों से नहीं बनता है, वो काफी बहुत सारे बुनियादी रिफॉर्म्स के वजह से ही बना है। तो इसलिए वो रिफॉर्म्स को देखते हुए वन कैन गेट इनटू दिस थिंग। सेबी के ऊपर पहले भी इस तरह के कमेंट्स आए थे, नॉट ऑन इस वाले केस में, but during the time of previous regulator, during the time of Mr. UK and others, जब भी इस तरह की चीज किया गया था, सिमिलरली सेबी ने एक पॉइंट तक जाके जो जायज रिस्पॉन्स था वो देकर, मतलब शुभम इसको ऐसे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेबी की सैंक्टिटी पर सवाल उठाने के लिए इस तरह से जो बेवजह की बातें इस रिपोर्ट में कही गई, हालांकि साफ तौर पर माधवी ने ये भी एक्सप्लेनेशन और स्पष्टीकरण दिया कि भाई हमने ईडी के जरिए उस पर कार्रवाई की, हमने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अब इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भाई किस तरह से उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए माधवी बुच और उनके पति को, और साथ ही साथ लुकआउट नोटिस जारी कर दिए जाने चाहिए। ये कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको लगता है किसी का चरित्र का हनन तो है ही, साथ ही साथ सेबी की पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर भी बेवजह का शक शुबा खड़ा करता है। और वही मैं कह रहा हूँ कि आंचल जी, ये चीजें अगर आगे लिया जाए, मतलब सो देयर विल बी कंप्लेंट्स आएंगे, जिनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू साझा नहीं कर पाए वो कंप्लेंट्स देंगे। बट सेबी अगर इस वक्त अगर इससे ज्यादा इसमें अगर ज्यादा लिप्त हो जाए तो वो सेबी के लिए ठीक नहीं है। और मैं साथ में सिर्फ सेबी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय रेगुलेटरी बॉडीज के सबके ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट राय देते हैं। जैसे आपको याद होगा जब ये वोडाफोन का केस आया था, उसके ऊपर भी सिमिलर इश्यूज आए थे कि सुप्रीम कोर्ट में के जजेस के ऊपर। सिमिलरली जब आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं बैंक्स के ऊपर, कुछ रिसेंटली हमने डिस्कस भी किए थे, और बहुत ठोस कदम लिए थे, बहुत जरूरी कदम थे। तो अगेन देन आरबीआई के वेदर आरबीआई शुड इज डूइंग इट, आरबीआई किस वजह से कर रहे हैं, ये किस वजह वाला चीज, मतलब इंटायरली रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर ये जो सवालें हैं, ये रेगुलेटरी बॉडीज के स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है और जिससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है मार्केट्स के ऊपर। तो इसलिए इस पर कतई ही ध्यान नहीं देना चाहिए। एक चीज तो आप allowed to die a natural death, बिल्कुल, and वही इस चीज का सही जगह है। एक संक्षिप्त में आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि सेबी एक ऑटोनॉमस संस्था है, अपने आप में रेगुलेटरी बॉडी है। ऐसे में इस तरह की हिंडनबर्ग की तरफ से रिपोर्ट आना कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस के साथ साथ, खास तौर पर जब अभी मामला सब जुडिस है, ये इस बात को दर्शाता है कि आप भारत में जो हो रहा है उसमें एक बेवजह का इंटरफेरेंस, उस तरह की एक सोच को भी दर्शाता है। क्या लगता है इसकी वजह से संशय का माहौल तो बनता ही है, लेकिन जो रेगुलेटरी बॉडीज अपने फ्रेमवर्क में काम कर रही हैं, उनका एक अपना इकोसिस्टम है, वो भी बिगड़ता है? आंचल जी, इसमें कोई संशय का माहौल नहीं बनता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज बाहर से कोई भी एंटिटी या देश के अंदर से कोई भी एंटिटी अपने जो गिला शिकवा है उसको लेकर वो रेगुलेटरी बॉडीज से डिस्कस कर सकते हैं। एंड
कुछ चीज उनको अच्छे लगेंगे, कुछ चीज उनको नहीं लगेंगे, बट दैट इज अबाउट इट. Regulators by themselves by definition are above market or the sector जिसको वो देखते हैं. जैसे ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इस तरह के भारत में दीज आर ऑल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जो सेक्टर को दर्शाते हैं, सेक्टर में बिजनेस सही हो उसके तरफ वो, वही उनका बेसिक काम है रेगुलेटरी गवर्नेंस में. इसीलिए सेक्टर के ऊपर अगर मार्केट के अगर जिनको कमेंट्स नहीं आएंगे या कमेंट्स कहीं और से नहीं आना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते. तो कमेंट्स आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, उस पर हमें तो कोई कंट्रोल नहीं है. लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज बियॉन्ड अ पॉइंट शुड आफ्टर असरटेनिंग कि माँ की इस कंप्लेंट का कितना औचित्य है, देख कर उसको वहीं पे ही छोड़ देना पड़ेगा. बहुत अपने बहुत अहम बात कही, बिल्कुल बहुत अहम बात की कि कंधे पर धूल की तरह झाड़ना होगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में तथ्यात्मक जैसी कोई चीज़ नहीं, और जिस तरह से इस सेबी को कहीं ना कहीं सवालों के निशान के घेरे में खड़ा किया है, उस पर इस तरह से संशय करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभमय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए. और साफ तौर पर जिस तरह से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इसको लेकर जो तमाम सवाल खड़े किए गए, उस पर जो वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं शुभमय का साफ तौर पर मानना है कि इस तरह का कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है